नमस्कार, मैं जगदीश राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा। मैं आज यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा चलाए जा रहे जन चेतना विशेष अभियान के तहत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए उपलब्ध हुआ हूँ। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ है। इस अधिनियम का उद्देश्य परिवार के भीतर किसी भी तरह की हिंसा के शिकार महिलाओं को संविधान के तहत प्रत्याभूत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करना है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति कौन होगा? घरेलू हिंसा के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति वह महिला होगी जो घरेलू नातेदारी में है या रह रही है और अनावेदक द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है। घरेलू हिंसा का शिकार के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत जो परिभाषाएं दिए गए हैं, इसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मानसिक या मौखिक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग। शारीरिक दुरुपयोग के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या अंग का नुकसान करना, जैसे मारपीट, उसके साथ मारपीट करना, उसे धक्का देना, उस पर हमला करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना। लैंगिक दुरुपयोग के अंतर्गत पत्नी के इच्छा के विरुद्ध सेक्स करना या फिर अननेचुरल सेक्स करना आदि। मानसिक अथवा मौखिक दुरुपयोग के अंतर्गत आत्महत्या के लिए उकसाना, उसके चरित्र पर लांछन लगाना, लड़का संतान न होने पर तिरस्कार करना, धमकी देना आदि। आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना, पैसे के लिए तंग करना, पैसा छीन लेना, नौकरी ना करने देना आदि। ये सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएंगे। अब आता है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला आवेदन कहाँ कर सकती है? तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला घटना की जानकारी संरक्षण अधिकारी को दे सकेगी या फिर संबंधित पुलिस अधिकारी या सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को भी ऐसी जानकारी दे सकेगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितनी आवश्यक हो। जहाँ तक संभव हो संरक्षण अधिकारी महिलाएं होंगी। सेवा प्रदाता के अंतर्गत कोई पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था जिसका उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन द्वारा महिलाओं के अधिकार और हितों का संरक्षण करना है, जैसे विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध कराना। अब आता है कि मजिस्ट्रेट को आवेदन कैसे किया जाए, कौन व्यक्ति आवेदन करेगा? तो मजिस्ट्रेट को आवेदन कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। इस अधिनियम के तहत कोई भी ऐसे जो मैंने अभी बताया उन व्यक्तियों द्वारा एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। मजिस्ट्रेट आवेदन प्राप्त होने पर सामान्यतः 3 दिनों के भीतर संज्ञान लेगा। मजिस्ट्रेट ऐसे प्रत्येक आवेदन का निराकरण सामान्यतः प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिवस के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा। उसके बाद आता है सूचना की तामील। मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की तामील हेतु संरक्षण अधिकारी को दिया जाएगा। तब ऐसा संरक्षण अधिकारी अनावेदक पर विहित रूप से सूचना की तामील करेगा। इस अधिनियम के तहत कार्यवाहियों को बंद कमरे में भी किया जा सकेगा यदि मजिस्ट्रेट को किसी मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक लगता है या किसी पक्षकार के निवेदन पर इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाहियों को बंद कमरे में किया जा सकेगा। अब आता है कि ऐसी पीड़ित महिला इस अधिनियम के तहत क्या क्या सहायता प्राप्त कर सकती है। पहला तो यह है कि वह साझी गृह में निवास करने का अधिकार रखती है। ऐसा प्रत्येक महिला साझी गृह में निवास करने का अधिकार है, चाहे उसे उस निवास गृह में अधिकार हो, हक हो या फायदा प्रदीत रखती हो या न रखती हो, उसे साझी गृह में निवास करने का अधिकार है। ऐसी महिला कोई संरक्षण आदेश भी प्राप्त कर सकती है, जैसे घरेलू हिंसा के किसी कार्य को रोकने के लिए या फिर अनावेदक को उसके निवास में बार बार आने जाने से रोकने के लिए, या फिर ऐसा कोई संयुक्त बैंक खाता हो या लाकर हो, उसका अकेले अनावेदक को संचालन करने से रोकने के लिए संरक्षण आदेश प्राप्त कर सकेगी। निवास का आदेश
साझी रिश्ते से बेकब्जा करने से रोकने के लिए, साझी रिश्ते में प्रवेश करने से रोकने के लिए, व्यथित व्यक्ति के लिए उसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना जिस प्रकार की सुविधा अनावेदक भोग रहा है, या व्यथित व्यक्ति के सम्मान की सुरक्षा के लिए ऐसा आदेश प्राप्त किया जा सकता है। धन्य अनुतोष भी प्राप्त किया जा सकता है यदि कोई आर्थिक नुकसान हुआ हो, या कोई चिकित्सा खर्चे में नुकसान हुआ हो, या फिर ऐसी पीड़ित महिला अपने जीविकोपार्जन हेतु भरण पोषण के लिए राशि भी प्राप्त कर सकती है। अभिरक्षा का आदेश भी प्राप्त कर सकती है यदि ऐसी महिला के कोई 18 वर्ष से कम उम्र के कोई पुत्र या पुत्री हैं जो अनावेदक के संरक्षण में है या अनावेदक की अभिरक्षा में है, तब ऐसी पीड़ित महिला अपने बच्चों को न्यायालय से अस्थायी रूप से अभिरक्षा प्राप्त कर सकती है। प्रतिकर का आदेश भी प्राप्त कर सकती है यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि व्यथित व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान हुआ है, तब मजिस्ट्रेट उसे प्रतिकर का आदेश भी दे सकता है। अंतरिम एवं एक पक्षीय आदेश भी पारित किया जा सकता है यदि मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरिम आदेश जो उचित और न्यायोचित हो उसे पारित किया जा सकेगा। मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया आवेदन यह प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी अनावेदक घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है या किया है या करने की संभावना है, तब व्यथित व्यक्ति के शपथ पत्र के आधार पर एक पक्षीय आदेश भी पारित कर सकेगा। न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियां निःशुल्क प्रदान किया जाना। न्यायालय ऐसे किसी भी आदेश की प्रतिलिपि पक्षकारों को, संबंधित पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को, सेवा प्रदाता को निःशुल्क प्रदान करेगा। अब आता है कि आवेदन कहाँ किया जाएगा। जहाँ व्यथित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करती है, या फिर कारोबार करती है या नियोजित है, या फिर जहाँ अनावेदक निवास करता है, कारोबार करता है या नियोजित है, या जहाँ वाद कारण उत्पन्न हुआ, इन तीनों जगह में से किसी भी जगह आवेदन किया जा सकेगा। अपील आदेश के 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में की जाएगी। इस अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन करने में कोई लापरवाही किया जाता है तो उसके लिए भी जुर्माना या सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई संरक्षण अधिकारी द्वारा पर्याप्त कारण के अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किया जा रहा है या निर्वहन करने में असफल रहता है या इनकार करता है, तो उसे 1 वर्ष के कारावास या जुर्माना से जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के संबंध में आप लोगों को कुछ संक्षिप्त जानकारी दिया। मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।